हेलो एवरीवन, आई एम नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एज। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड उसका टॉपिक रहने वाला है प्लांट एंड एनवायरनमेंट। इससे पहले भी हम 7 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप वो वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म इकोलॉजी वॉज कॉइंड बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हैकल, ओडम, आर.डी. मिश्रा या फिर ब्लैकमैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि अर्नेस्ट हैकल। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज। तो इसके ऑप्शंस हैं सेल, जीन, ऑर्गेनिज्म या फिर कम्युनिटी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ऑर्गेनिज्म। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर लाइफ एग्जिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एटमॉस्फेयर है अर्थ के सराउंड में, उसके अराउंड 5 लेयर्स हैं जो कि क्या फॉर्म करती हैं, अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म करती हैं। उन एटमॉस्फेयर के नाम हैं, जो सबसे पहली लेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, सेकंड जो लेयर है उसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड लेयर का नाम है मीजोस्फियर, फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर एंड उसके बाद जो हमारी लास्ट लेयर आती है उसका नाम है एक्सोस्फियर। ओके गाइज, तो अपना जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन डी यानी कि ट्रोपोस्फियर। यानी कि जो हमारी फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, तो उसके अंडर ही जो हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। Our next question is in which atmospheric zone ozone layer is exist। तो सबको पता होना चाहिए सबसे पहले कि ओजोन लेयर होती क्या है। ओजोन लेयर होती है O3, यानी कि इसका काम क्या होता है ओजोन लेयर का, ये हमें यूवी रेज जो कि सन से आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी रेज बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये कैंसर कोजिंग रेज होती हैं जो सन से डायरेक्ट अर्थ पर आती हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, जैसे ही सन से वो यूवी रेज आई तो ये क्या करती हैं, उन रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, तो इसका ज़्यादा असर अर्थ पर नहीं हो पाता। ओके गाइज, तो ये हमारी अर्थ है। ये क्या हुआ, सन से ये रेज आई, जैसे ही रेज आई तो ये क्या किया, यहाँ पर जो हमारी ओजोन लेयर प्रेजेंट है, ओजोन लेयर ने जैसे ही ये रेज आई उसको वापस टर्न बैक कर दिया, जिससे कि क्या हुआ, अर्थ पर ये अपना ज़्यादा असर दिखा नहीं पाती और ज़्यादा नुकसान नहीं कोज कर पाती ऑर्गेनिजम्स को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर यानी कि जो हमारी सेकंड लेयर होती है उसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर अबव थर्मोस्फियर इज कोल्ड। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, आइनोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर। तो हमने अभी क्या किया था, 5 लेयर्स के बारे में पढ़ा था कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर फॉर्म करती हैं। तो अब इन्होंने पूछ रखा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो थर्मोस्फियर लेयर प्रेजेंट होती है उसके ऊपर भी एक रीजन प्रेजेंट होता है छोटा सा, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फियर। ओके गाइज, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ यूवी रेज आर। अब यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं उनकी वेवलेंथ के बारे में पूछा हुआ है। तो उसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 0.4 to 0.7 नैनोमीटर, 0.1 to 0.4 नैनोमीटर, 0.7 to 1 नैनोमीटर या फिर नन ऑफ दीज। सो गाइस, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो वेवलेंथ है यूवी रेज की वो कितनी होती है,
0.1 to 0.4 nanometer. Our next question is father of ecology in India is, तो इसके ऑप्शंस हैं ओडम, ई हैकेल, आर डी मिश्रा या फिर स्ट्रेसबर्गर. सो गाइज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि आर डी मिश्रा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिकल लेयरिंग ऑफ सॉइल इज, तो इसके ऑप्शंस हैं सॉइल टेक्सचर, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफिशिएंसी या फिर पेडोलॉजी. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जो वर्टिकल लेयरिंग होती है सॉइल की उसको हम बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल. अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द यूवी रेज इज लिथल, यानी कि सबसे ज़्यादा घातक जो यूवी रेज हैं वो कौन सी हैं, क्योंकि यूवी रेज भी बहुत टाइप्स की होती हैं. तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा घातक, सबसे ज़्यादा जो लिथल रेज हैं यूवी की वो कौन सी रेज हैं. तो इसके ऑप्शंस हैं यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज की जो सी रेज होती हैं वो सबसे ज़्यादा लिथल रेज होती हैं. तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिजम्स हैविंग वाइड रेंज ऑफ डिग्री ऑफ टॉलरेंस आर. तो इसके ऑप्शंस हैं स्टेनोटाइप, यूरीटाइप, एक्टोटिपिक्स या फिर इकोफिन्स. तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि स्टेनोटाइप. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज की टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, स्टेनोटाइप. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ विच सॉइल इज मैक्सिमम. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की सबसे ज़्यादा होती है. इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं तो उसके क्या ऑप्शंस हैं, सैंड, क्ले, सिल्ट या फिर ऑल ऑफ अबव. तो इनमें से जो क्ले सॉइल होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू फ्रीजिंग टेम्परेचर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस. यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो फ्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि बर्फीला जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में भी अपना सर्वाइवल करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं. तो ऐसा कौन सा सब्सटेंस उसके अंदर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं उस फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर. तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोलिन, चैप्रोनिन, एंटी फ्रीजिंग पॉइंट या फिर एनालिन. तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि एंटी फ्रीजिंग पॉइंट. तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर. इकोसिस्टम के टू कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो हमें बताने हैं. तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं तो हम देख लेते हैं उन ऑप्शंस को. प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स एंड डीकम्पोजर्स. तो गाइस प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट्स. जो प्लांट्स हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. डीकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग जितना भी मैटर होता है प्लांट्स का हो चाहे एनिमल्स का हो उनको वो क्या कर देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स. और इसका एग्जाम्पल क्या होगा डीकम्पोजर का, बैक्टीरिया, फंगस, ये सब क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स. और अपना नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन हुए, जो कंज्यूम कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, जैसे चाहे वो कोई भी एनिमल है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, वो सब हम क्या हैं, कंज्यूमर्स हैं. तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं. अब इसके अंदर स्टोन, कोई भी पत्थर, पेड़ नहीं कह सकते क्योंकि पेड़ तो किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, पेड़ बायोटिक कंपोनेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे. यानी कि बायोटिक यानी कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं और एबायोटिक यानी कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, जैसे कि स्टोन हो गया, कोई भी नदी हो गई, कोई भी सूखा पत्ता या कुछ भी गिरा हुआ है, मिट्टी हो गई, ये सब क्या हो जाएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स. एंड बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होंगे, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ये सब क्या हो जाएंगे,
बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो इकोसिस्टम है वो जिन दो कंपोनेंट से मिलके बना होता है वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज पुट फॉरवर्ड बाय। तो इसके ऑप्शंस हैं वी शेल्फोर्ड, हैकेल, रेमेडियो मिश्रा या फिर लाइबिग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि वी शेल्फोर्ड। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल्स पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन समर इज। कि एनिमल्स जो कि इनएक्टिव रहते हैं, कोई भी एक्टिविटी कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते समर के दौरान, गर्मियों के दौरान, उन एनिमल्स की उस एक्टिविटी को या उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं। तो उसके ऑप्शंस हैं हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, डोरमेंसी या फिर रेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एस्टिवेशन। ओके गाइज, अगर हम बोलें कि एनिमल्स पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन विंटर इज, अगर हम बोलें कि जो एनिमल्स हैं वो अपनी इनएक्टिविटी को शो कर रहे हैं लेकिन समर के बजाय किस में, विंटर में, सर्दियों के दौरान, तो वो जो पीरियड होगा उसको हम बोलेंगे हाइबरनेशन। यहाँ पर अब हमने दो क्वेश्चंस को देख लिया है, दो क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन मेड सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड वेदर मॉनिटरिंग आर स्टेशन्ड इन। तो इसके ऑप्शंस हैं स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर मीजोस्फियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि थर्मोस्फियर। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गेनिज्म कन्फाइंड टू द बॉटम ऑफ रिवर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिवर के, नदी के बिल्कुल बॉटम पे यानी कि बेस पे रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं प्लैंक्टोन्स, नेक्टोन्स, न्यूस्टोन या फिर बेथोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बेथोस। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रिवर के बॉटम पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं बेथोस। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फैक्टर ऑफ ए बायोटिक एनवायरनमेंट। अभी हमने पीछे बात की थी कि जो ए बायोटिक एनवायरनमेंट या ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं एनवायरनमेंट के। ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। ओके गाइज, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डीकम्पोजर या फिर एयर। तो अब हमें पता है कि प्रोड्यूसर्स के अंदर कौन इन्वॉल्व होता है, प्लांट्स। तो प्लांट्स तो क्या है, लिविंग, यानी कि वो कौन से फैक्टर हुए, बायोटिक फैक्टर। कंज्यूमर कौन है, चाहे वो कोई एनिमल है, चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग है, वो सब क्या है, लिविंग। तो वो भी कौन से फैक्टर हुए, बायोटिक फैक्टर। डीकम्पोजर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है, बैक्टीरिया, फंगस। तो ये सब भी क्या हुए, लिविंग। तो ये कौन से फैक्टर हुए, बायोटिक फैक्टर। लेकिन अगर हम बात करें एयर की, तो एयर क्या है, ए बायोटिक फैक्टर है एनवायरनमेंट का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए फिश विच माइग्रेट फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग इज कॉल्ड एज। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो क्या है, एंड्राहिलिन, एनाड्रोमस, कैटाड्रोमस या फिर स्टिनोहेटाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एनाड्रोमस। ऐसी फिश जो बहुत सारा टाइम अपने जीवन का सी में बिताती है, बट स्पॉनिंग के लिए वो कहाँ चली जाती है, फ्रेश वाटर के अंदर। तो उस फिश को हम क्या बोलते हैं, एनाड्रोमस फिश। ओके गाइज, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमल्स आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग वाटर इन। जो कैमल, ऊंट है, वो अपने अंदर पानी कहाँ स्टोर करके रखता है, फॉर फ्यूचर यूज। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं स्टमक, बकल कैविटी, हम या फिर इंटेस्टाइन। सो गाइज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टमक। तो जो ऊंट है वो अपने पेट के अंदर पानी स्टोर करके रखता है बाद में यूज़ करने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें,
साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इस चैनल का बायोलॉजी एज का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड लक, बाय।